Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 2nd February 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First topic is about Securities Transaction Tax and F&O, जिस कारण से कल मार्केट में एक डिक्लाइन देखने को मिला। इस कारण से ये टॉपिक बहुत न्यूज में है, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं क्या है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। देखिए, जब भी सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड या उनसे रिलेटेड जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इन सबको खरीदा या बेचा जाता है सिक्योरिटीज मार्केट में। जैसे सिक्योरिटीज मार्केट का एक बढ़िया एग्जाम्पल है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो सिक्योरिटीज मार्केट में जब भी शेयर्स को, बॉन्ड्स को खरीदा बेचा जाता है, तो हर एक खरीद पे या बेचने पे सरकार एक छोटा सा टैक्स लगाती है, एक छोटा अमाउंट ऑफ टैक्स लगाती है, जिसको कहा जाता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। एकदम सरल भाषा में कहें तो मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा शेयर मार्केट से, तो उसका एक छोटा सा अमाउंट 0.02% के आसपास आपको सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के तौर पे देना होगा। वैसे ही अगर आपने शेयर बेचा भी, 1 लाख या 2 लाख रुपए का शेयर बेचा भी शेयर बाजार में, तो उस केस में भी आपको सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स देना होगा। सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स या बॉन्ड्स या उनसे रिलेटेड जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं वो मैं आज ही आपको अगले पेज पे समझाऊंगा। तो इन सबको खरीद बेच करते वक्त एक छोटा सा अमाउंट, जितने का भी आप ये एसेट खरीद या बेच रहे हैं, उसका एक छोटा सा अमाउंट आपको टैक्स के तौर पे देना होता है, जिसको कहा जाता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। इट इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि आपके जेब से लग रहा है और आप ही जमा कर रहे हैं सरकार को। एंड इट इज लेवाइड ऑन बोथ बायर एंड सेलर, यानी कि खरीदते वक्त भी बेचते वक्त भी, दोनों वक्त आपको सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स देना होगा। ये एक तरीके का टीडीएस है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अब टीडीएस क्या होता है वो भी मैं आज के दिन आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस में समझाऊंगा। जो आज का आखिरी टॉपिक है वो टीडीएस से ही रिलेटेड है। इट इज कलेक्टेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज एंड देन गिवन टू द गवर्नमेंट। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का कॉन्सेप्ट लाया गया था साल 2004 में बाय ब्रिंगिंग अ सेपरेट फाइनेंस एक्ट, जिसका नाम था सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एक्ट ऑफ 2004। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो सरकार लगाती है, इसके पीछे मुख्य मकसद रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है। जैसे इनकम टैक्स या कॉरपोरेट टैक्स या जीएसटी जब सरकार लगाती है तो उसके पीछे मुख्य मकसद होता है रेवेन्यू जनरेट करना। लेकिन सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगाने के पीछे, अप्लाई करने के पीछे जो मुख्य मकसद होता है वो रेवेन्यू जनरेट करना नहीं, रादर इस तरीके के जो मार्केट है, स्पेकुलेटिव मार्केट, जहां पे लोग शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं विथ स्पेकुलेशन, विथ होप कि उनको उससे कुछ पैसे की कमाई हो जाएगी, इस तरीके की स्पेकुलेटिव मार्केट में एक्सेसिव बाइंग एंड सेलिंग पे थोड़ा सा ब्रेक लगाने के लिए ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का कॉन्सेप्ट लाया सरकार ने। क्योंकि देखिए, कई सारे लोगों का बस यही काम है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, सुबह में लगाओ, शाम को बेचो, ऐसे करो, तो इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत नुकसान भी होता है। जैसे अब इसको सीधा सीधा गैम्बलिंग नहीं कह सकते, गैम्बलिंग पे तो बहुत सारी जगहों पे सीधा सीधा बैन है, भारत के अलग अलग स्टेट्स में भी सीधा सीधा बैन है, राइट। ये सीधा सीधा गैम्बलिंग नहीं है, लेकिन क्लोज टू गैम्बलिंग तो है ही। तो यहाँ पे कई सारे लोग जो है इंट्रा डे ट्रेडिंग, विद इन द डे ट्रेडिंग में लगे रहते हैं, और उसमें फिर बहुत सारा पैसा भी उनका लॉस में जाता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का कॉन्सेप्ट लाया है सरकार ने, एक स्पीड ब्रेकर की तरह। अब जैसे स्पीड ब्रेकर होता है, जहां पे थोड़ा सा स्पीड को स्लो करना है वहां पे छोटा स्पीड ब्रेकर रहता है, जहां स्पीड को ज्यादा स्लो करना है वहां स्पीड ब्रेकर बढ़ा दिया जाता है। वैसे ही जब सरकार को लगता है कि आजकल बहुत ज्यादा स्पेकुलेटिव मार्केट में लोग शेयर खरीद बेच रहे हैं, इस कारण से रिस्क बढ़ रहा है, तो उस केस में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वो बढ़ा देती है। अगर नहीं लगता है उनको कि आज बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को थोड़ा कम रखते हैं। तो बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ स्पीड ब्रेकर which discourages reckless over trading, excessive buying and selling of shares। तो ये तो बात होगी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड, F&O ट्रेड। देखिए,
शेयर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये तो आप जानते हैं। लेट अस टॉक अबाउट डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स आर a kind of financial contract between seller and buyer regarding any underlying asset such as shares या stock market indexes, commodities, इक्विटी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स लाइकवाइज। देखिए, सरल भाषा में मैं एक एग्जांपल की मदद से समझा दूं कि एक शेयर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सेलर एंड बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसमें सेलर ने कमिट किया कि मैं बायर को 1000 शेयर्स फलाना कंपनी के, XYZ कंपनी के, फॉर एग्जांपल रिलायंस के 1000 शेयर्स आगे के किसी डेट पे बेचूंगा। जैसे मैं हूं मान लीजिए सेलर, मेरे पास रिलायंस के 1000 शेयर्स हैं, आप हैं एक बायर, और मेरे और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ आज 2 फरवरी को। इस 2 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको कमिट किया कि 2 मई को, 3 महीने बाद, मैं आपको ये 1000 शेयर्स रिलायंस के एक पर्टिकुलर प्राइस पे, मान लीजिए 1000 रुपए के दाम पे बेचूंगा पर शेयर। तो ये हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स को कहा जाता है डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स whose value is linked with the value of underlying asset like शेयर, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस। तो मैंने शेयर के एग्जांपल की मदद से समझाया है। उसमें कोई कमोडिटी भी हो सकती है कि मैं आपको इतना गोल्ड बेचूंगा इतने टाइम के बाद, या इतना ग्रेन्स बेचूंगा इतने टाइम के बाद इस रेट पे। तो ये होता है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब डेरिवेटिव जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बोथ सेलर एंड बायर आर ऑब्लिगेटेड टू फुलफिल देयर कमिटमेंट ऑन द डिटरमाइंड डेट। जैसे 2 मई को आई एम कमिटेड, अगर हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इस डेरिवेटिव को लेकर के, तो मुझे अपने शेयर्स बेचने ही बेचने हैं और आपको खरीदने ही खरीदने हैं। नाउ वी कैन नॉट डेफर इट, वी कैन नॉट गो बैक। अब इसमें क्या है कि दोनों ही पार्टियां कमिटेड है। किसी पार्टी को फायदा हो जाता है, किसी को नुकसान हो जाता है। जैसे मैंने कमिट किया कि मैं 1000 शेयर्स 1000 के भाव बेचूंगा आपको 2 मई को, लेकिन 2 मई को किसी कारण से रिलायंस के शेयर्स के दाम 1500 हो गए हैं, तो उस केस में बायर यानी कि आपको खूब फायदा हो जाएगा, क्योंकि 1500 का चीज आपको 1000 में मिल गया, राइट, और मेरा नुकसान हो जाएगा। लेकिन उल्टा भी हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है कि हमने 1000 के भाव पे कमिट किया है और रिलायंस के शेयर्स के दाम गिर करके हो गए 500 रुपए, तो उस केस में आपको नुकसान हो जाएगा, मुझे फायदा हो जाएगा। तो दोनों ही पार्टियों के लिए रिस्क ज्यादा रहता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो बायर है उसके पास राइट रहता है कि ऑन द डेट, ऑन द ट्रांजैक्शन डेट, वो चाहे तो खरीद भी सकता है, चाहे तो मना भी कर सकता है। सो अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है तो उस केस में द बायर हैज द ऑप्शन टू आइदर बाई और नॉट टू बाई, जबकि सेलर इज कमिटेड, सेलर इन बोथ केस इज कमिटेड टू फुलफिल द या ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है मैंने और आपने, और 2 मई को आप चाहें तो अब मुझसे 1000 शेयर्स ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, लेकिन अगर आपने कहा कि मुझे 1000 शेयर्स लेने हैं तो उस केस में मुझे 1000 शेयर्स बेचने ही होंगे। सेलर मस्ट ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट। तो अब इस तरीके से एफ एंड ओ ट्रेड बहुत होता है। एफ एंड ओ ट्रेड में क्या होता है कि रिस्क और भी ज्यादा रहता है। इसमें फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। हमने आज गोल्ड रिलेटेड एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, किसी ग्रेन रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, फ्यूचर में दाम बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स से के भी रिलेटेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सो दिस आई विल डिस्कस इन डिटेल समडे इन माय इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्रैश कोर्स में मैं इसको डिटेल में पढ़ाता हूँ। तो डेरिवेटिव के भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और कई सारे लोग जो हैं डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को खरीद बेच करने में लगे रहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करते रहते हैं कि दाम बढ़ जाए घट जाए, हम खरीद लें बेच लें, जिससे उनको फायदा हो नुकसान हो। और इससे कई सारे लोगों को हाल फिलहाल में डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के खरीद बेच करने के कारण, यानी कि एफ एंड ओ मार्केट में रिपीटेटिव खरीद बेच करने के कारण कई सारे जो रिटेल बायर्स एंड सेलर्स हैं हमारे जैसे, उनको नुकसान हो रहा था।
तो मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि सरकार ये जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाती है ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स या डेरिवेटिव्स, इसके पीछे का मकसद पैसा कमाना नहीं, लोगों के रिस्क को रिड्यूस करना है। इन रिसेंट टाइम डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बाइंग एंड सेलिंग पे, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो एफ एंड ओ ट्रेड में बहुत ज्यादा लोगों का लॉस हो रहा था, फिर भी लोग पैसा लगाए जा रहे थे। कई सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो लगाए जाते हैं इस उम्मीद में कि हमें कभी कमाई होगी। तो इस कारण से इस रिसेंट बजट में सरकार ने एफ एंड ओ ट्रेडिंग पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया है ताकि इस तरह की ट्रेडिंग थोड़ा कम हो। दैट इज द न्यूज इन यूनियन बजट 26-27। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन डेरिवेटिव वाज रेज्ड, फ्यूचर पे बढ़ा करके 0.05% कर दिया गया, अर्लियर इट वाज 0.02%, जबकि ऑप्शंस में बढ़ा करके इसको कर दिया गया 0.15%, जबकि अर्लियर इट वाज ओनली 0.1%. It simply means that trading in F&O has become more expensive. So इसमें लोग अब कम ट्रेडिंग करेंगे। I have already told you कि security transaction tax is less about earning revenue, it is more about reducing investors' loss. Most people are losing money, yet people are engaged into it. सेबी का डाटा कहता है कि 93% of the individual F&O traders incur losses. Yet people are engaged into it. Around $12 billion a year was lost in F&O trading. तो बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं हमारे आपके जैसे, इनको नुकसान हो रहा था, फिर भी हम किए जा रहे हैं इस उम्मीद में कि फायदा होगा, और जब फायदा होता है तो जम के होता है, इसी चक्कर में लोग किए जाते हैं। तो इस कारण से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स थोड़ा बढ़ा दिया गया है। जैसे ही सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा, लोग जो है मतलब डेरिवेटिव मार्केट को नुकसान हुआ, तो सेंसेक्स जो है वो थोड़ा क्रैश कर गया, 2000 पॉइंट्स के आसपास नीचे गया। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से रिलेटेड इस साल प्रीलिम्स में या मेंस में सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड अनाउंसमेंट इन बजट 26-27, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। इस साल के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स किए गए हैं, जैसे हाई स्पीड रेल एक्सपेंशन किया जाएगा, इसमें 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स डेवलप किए जाएंगे बिटवीन सिटीज लाइक मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलोर, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलोर, दिल्ली वाराणसी एंड वाराणसी सिलीगुड़ी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो आपको पता है कि ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑलरेडी है। अब वेस्ट देखिए, एक है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दूसरा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दीज आर ऑलरेडी फंक्शनल। नाउ इन दिस न्यू बजट अ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मतलब कार्गो ट्रेन्स के लिए अलग से कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा, कनेक्टिंग इंडियाज वेस्टर्न टू ईस्टर्न कोस्ट, राइट फ्रॉम सूरत इन वेस्ट to Dankuni, West Bengal in the east. तो एक न्यू फ्रेट कॉरिडोर is now or will be developed, has been announced by the finance minister in this union budget. 20 न्यू नेशनल वाटरवेज डेवलप किए जाएंगे ताकि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट बेहतर हो। रेयर अर्थ कॉरिडोर, तो रेयर अर्थ मिनरल जिसमें चाइना का डोमिनेंस है, 45% तक रेयर अर्थ मिनरल जो है वो चाइना प्रोड्यूस करता है, तो रेयर अर्थ प्रोडक्शन में भारत भी आगे आए। रेयर अर्थ मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी में। तो रेयर अर्थ मिनरल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए रेयर अर्थ कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा इन 4 स्टेट्स रादर, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि बताइए कौन कौन से स्टेट जो है रेयर अर्थ कॉरिडोर के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को डेवलप किया जाएगा, तो 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को डेवलप किया जाएगा। क्या होते हैं लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स? ओल्ड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जैसे कि टेक्सटाइल, लेदर, जैसे कानपुर के आसपास लेदर इंडस्ट्री बहुत पॉपुलर, लेकिन वो पुरानी हो रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाराणसी के आसपास पॉपुलर है, लेकिन पुरानी हो रही है। तो इस तरीके के जो भी पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं उनको रिजुवेनेट किया जाएगा, वहाँ पे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जाएगा ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव की जा सके।
ओवरऑल स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन रिकॉर्ड हाई, 12.2 लाख करोड़ के आसपास खर्च किया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे, कैपेक्स के तौर पे। एंड इफेक्टिव कैपेक्स जो है वो 15 लाख करोड़ के एक्सेस में होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड आपको याद रखनी। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादातर जो खर्च होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाता है। तो इस कारण से जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रश्न आए तो कैपेक्स का डेटा यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेटा आप मेंशन कर सकते हैं। This is prelims practice question with respect to this topic. You can attempt this question and submit the answer in the comment section. I was planning to give a mains question with respect to this particular topic, infrastructure related announcement, but मैंने आज दिया नहीं। आज वैसे भी न्यूज़पेपर एनालिसिस लेट हो रहा है क्योंकि बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इन सबको कंपाइल करना, उन सब पे अलग अलग आर्टिकल्स को पढ़ना, इसमें समय ज़्यादा लगा मुझे। जस्ट लाइक इकोनॉमिक सर्वे के अगले दिन न्यूज़पेपर एनालिसिस लेट हुआ था, बजट के अगले दिन आज न्यूज़पेपर एनालिसिस थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि सारे आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं, उसमें से की पॉइंट्स निकालने होते हैं। तो मैंने आज फिर से मेन से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया नहीं है। एट द सेम टाइम आई वांट टू मेक एन अनाउंसमेंट की जो मैं प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स का रिवीजन शुरू कराने वाला हूँ पोर्टल के ऊपर। वो रिवीजन आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम मे बी द डे आफ्टर टुमारो, फ्रॉम 4th of February. यू जस्ट नीड नॉट टू वरी, हमारे पास काफ़ी टाइम है इवन फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। February, March and mid of April is enough for me. These 2.5 months are enough for me to give you complete revision for last 1.5 years. तो आपको चिंता नहीं करनी, इवन यूपीएससी प्रीलिम से पहले मैं आपका रिवीजन खत्म करा दूंगा, ठीक है। बट अभी इकोनॉमिक सर्वे, बजट में हम लोग बहुत पिछले कुछ दिनों में लगे हुए हैं, तो इस कारण से वो करंट अफेयर्स रिवीजन शुरू नहीं हुआ। कल मैं बजट का टेस्ट आपके पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा, 25 क्वेश्चंस का टेस्ट। कल हम लोग बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इन सबसे बाहर निकल आएंगे एंड देन फ्रेश माइंड से हम लोग करंट अफेयर्स रिवीजन शुरू करेंगे 4th February से। अगेन आई एम सेइंग नो नीड टू वरी। आप में से कुछ लोग पूछ रहे हैं बार बार कब शुरू होगा, कब शुरू होगा। आई एम सेइंग घबराना नहीं है, हमारे पास टाइम है, ट्रस्ट मी, ठीक है। 2.5 months मतलब मैं 15 अप्रैल तक खत्म कर दूंगा आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम से बहुत पहले, 24 मई से पहले, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बायोफार्मा शक्ति। अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस, जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बजट रखते वक्त एक नए इनिशिएटिव का अनाउंसमेंट किया जिसका नाम है बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव। शक्ति here stands for strategy for health care advancement through knowledge, technology and innovation. इस बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव के अंदर मेनली बायोफार्मास्यूटिकल सेक्टर में, जिसको बायोलॉजिक्स भी कहा जाता है, उस सेक्टर में इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। तो व्हाट आर बायोलॉजिक्स? बायोलॉजिक्स आर बायोफार्मास्यूटिकल्स which involves development of complex medicine derived from living organism। जो गुड बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनकी मदद से जो मेडिसिन बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है बायोलॉजिक्स या बायोफार्मास्यूटिकल्स। बायोलॉजिक्स जब देख रहे हैं तो बायोसिमिलर्स भी समझ लीजिए। बायोसिमिलर्स आर generic version of biologic medicines having therapeutic equivalence। तो एक बायोलॉजिक या बायोफार्मास्यूटिकल है, उससे मिलता जुलता सेम थ्योरेपेटिक वैल्यू वाला अगर कोई दूसरा बायोफार्मास्यूटिकल डेवलप किया जा रहा है तो उसको कहा जाएगा बायोसिमिलर ऑफ द फर्स्ट वन, ठीक है। बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर ड्रग्स डेवलपमेंट के लिए बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव लाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 3 न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर्स बनाए जाएंगे एंड जो 7 एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इस तरीके के, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। प्लस network of India clinical trial sites also will be developed under this बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव। इसमें टोटल 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज टाइम दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ये जो टॉपिक है एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से एज वेल एज इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ये क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल दोज टेक्नोलॉजीज विच आर यूज्ड फॉर कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिमिलर ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम सोर्सेज लाइक पावर प्लांट, रिफाइनरीज एंड अदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज। उसके अलावा
These technologies can also be used to capture CO2 डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इनको कैप्चर करके CO2 को या तो इंडस्ट्री से कैप्चर करके या एटमॉस्फेयर से कैप्चर करके उनको ट्रांसपोर्ट करके कहीं प्रॉपर स्टोर किया जाता है, या तो फिर उसका यूटिलाइज किया जाता है फॉर एनर्जी जनरेशन। तो इस एक्टिविटी को कहा जाता है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। कार्बन को कैप्चर किया, उसके बाद प्रॉपर ट्रांसपोर्ट करके एक प्रॉपर जगह पे हमने स्टोर किया, वहां से उसका यूटिलाइजेशन किया। इन सारी टेक्नोलॉजीज विच आर इंगेज्ड इनटू दीज एक्शंस आर कलेक्टिवली नोन एज कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी। इससे फायदा क्या होगा? जो इंडस्ट्रीज हैं वहां से इमिशन कम होगा, ऊपर से CO2 का कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर वो भी कम होगा। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज के ऊपर भारत सरकार 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी अगले 5 साल में, आज पर अनाउंसमेंट इन द बजट 26-27। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बुद्धिस्ट सर्किट इन नॉर्थ ईस्ट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो टूरिज्म सेक्टर के लिए इस बजट में क्या अनाउंसमेंट्स किए गए हैं? 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को ट्रेन किया जाएगा, अपस्किल किया जाएगा। तो जो एग्जिस्टिंग गाइड्स हैं उनकी स्किलिंग की जाएगी। उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी खोला जाएगा टू ट्रेन प्रोफेशनल्स इन टूरिज्म सेक्टर। ये सब याद रखना होगा आपको अगर टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड प्रश्न आ गया तो। एक नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनाया जाएगा जहां पे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल पेज क्रिएट किया जाएगा ऑफ ऑल द कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। प्लस प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में, विच विल इंक्लूड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। नागालैंड इसके अंदर नहीं है, मेघालय इसके अंदर नहीं है, वो सब याद रखना है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न सर्किट डेवलप किया जा रहा है उसमें कौन कौन से नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स हैं, इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट TDS एंड TCS। देखिए, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, इसको लेकर के भी कुछ बात हुई बजट में इस साल, और फिर उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो खूब बहस हो रही है। इस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि मेंस में तो नहीं लेकिन प्रीलिम्स में आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ TDS TCS ये सब है क्या? हो सकता है ये भी पूछ ले कि इस साल के बजट में क्या उससे रिलेटेड अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं TDS। TDS स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अंडर TDS इनकम टैक्स इज कट इवन बिफोर यू रिसीव योर सैलरी या मनी। देखिए, जनरली क्या होता है कि हमारी जब सैलरी आती है तो हमारे पास पूरा पूरा सैलरी आता है, उसके बाद हम लोग अपने पास से अपना इनकम टैक्स जमा करते हैं। जैसे मेरी सैलरी आई मान लीजिए महीने की 1 लाख रुपए, तो मैं सैलरी आती रह रही है, मैं जिस कंपनी में नौकरी करता हूँ वहां से सैलरी आ रही है, और मैं सरकार को अपने पास से फिर अपने अकाउंट से सैलरी का कुछ हिस्सा टैक्स के तौर पे जमा करता हूँ। लेकिन कुछ कुछ केसेस में क्या रहता है, खासकर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब करने वाले लोगों के केस में, या फिर एक स्पेसिफिक तरीके का काम करने वाले, जैसे मान लीजिए कि आप चार्टर अकाउंटेंट हैं और आप किसी कंपनी को जा करके बस 10 दिन का आपने अपना सर्विस दिया है, काउंसलिंग सर्विस दिया, उसके बदले में कंपनी ने आपको 10 लाख का पेमेंट किया। तो उन सब केसेस में क्या होता है कि कंपनी पहले ही आपका जो 10 लाख का पेमेंट है उसमें से कुछ TDS काट लेती है। आपको इनकम टैक्स तो भरना ही है, तो कंपनी पहले ही आपके बिहाफ पे इनकम टैक्स काट लेती है और कंपनी सीधा सीधा सरकार को वो पैसा जमा कर देगी। उसको कहा जाता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी सैलरी है 50,000 रुपए, आपका जो एम्प्लॉयर है वो पहले ही 5,000 रुपए डिडक्ट कर लिया, TDS काट लिया, और आपको देगा सिर्फ 45,000 रुपए, और 5,000 रुपए वो सरकार को देगा एज टैक्स ऑन योर बिहाफ। तो बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, 50,000 रुपए हमारे अकाउंट में आया, बाद में हमने 5,000 रुपया सरकार को टैक्स के तौर पे दिया। TDS के केस में जो सैलरी देने वाला पार्टी है, एम्प्लॉयर है, वो पहले ही पैसा काट लेता है। ठीक है, TDS is applicable in cases like salary for contractual employees, interest from banks, rent, प्रोफेशनल फीस। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, जैसे बैंक्स में जब हम पैसा जमा करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट आता रहता है ना, तो बैंक जो इंटरेस्ट देता है उसमें TDS काट के देता है। कई सारे केसेज में जब हम रेंट देते हैं तो रेंट में से हम TDS काट के देते हैं। और खासकर ऑफिशियल केसेज में, जैसे सरकारी आदमी को ये रेजिडेंस का पैसा मिल रहा है, रेंट अलाउंस मिल रहा है,
तो आप जैसे मान लीजिए कि नौकरी करते हैं एसबीआई ने आपको 30,000 रुपए का रेंट अलाउंस दिया है। तो आप जिस मकान मालिक के यहाँ रहेंगे ना, वो मकान मालिक जो है वो पहले ही आपका टीडीएस काट लेगा। तो बेसिकली रेंट वगैरह के केसेस में समटाइम्स टीडीएस इज डिडक्ट। ठीक है। प्रोफेशनल फीस की अगर बात करें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सीए वाला, तो चार्टर अकाउंटेंट है, चार्टर अकाउंटेंट आया 10 दिन के लिए काम किया, 10 लाख उसका चार्ज हुआ, उसमें से 50,000 रुपया आपको पहले ही काट लेना होगा। जो भी नियम है, 50,000 रुपया आपकी कंपनी को पहले ही काट लेना होगा और सरकार को जमा कर देना होगा एज टीडीएस। और उस चार्टर अकाउंटेंट को आप सिर्फ 9,50,000 रुपये देंगे। तो इस तरीके से टीडीएस जो है वो पहले ही काट लेना होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। दूसरा होता है टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स या टीसीएस इज अप्लाइड व्हेन यू आर बाइंग समथिंग। जैसे मान लीजिए काफी रिच लोग होते हैं, लग्जरी कार खरीद रहे हैं, ठीक है, या विदेश घूमने जा रहे हैं। इस केस में क्या आता है, आप जैसे मर्सिडीज कार खरीदने गए 50 लाख रुपए का, तो आप 50 लाख रुपए तो देंगे ही, प्लस थोड़ा सा अमाउंट 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपको टीसीएस देना होगा। आप टोटल देंगे 52 लाख रुपए, 52 लाख रुपीज। 50 लाख रुपए मर्सिडीज कार का, 2 लाख रुपए आप अपने तरफ से उसी वक्त इनकम टैक्स दे रहे हैं। वो मर्सिडीज वाला आपसे 2 लाख लेकर के सरकार को टीसीएस जमा कर देगा आपके नाम पे। साल के अंत में जब आप अपना ओवरऑल इनकम टैक्स भर रहे होंगे, तो उस इनकम टैक्स में मान लीजिए आपकी लाइबिलिटी निकल करके आई है 20 लाख रुपए, ठीक है, 20 लाख आपका टैक्स बनता है। पहले से 2 लाख आप ऑलरेडी टीसीएस दे चुके हैं जब आपने कार खरीदी थी, तब मर्सिडीज कार खरीदी थी, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ 18 लाख रुपए ही देने होंगे बाद में। पॉइंट ये है कि कुछ इस तरह के खर्चे हैं जो ज्यादातर अमीर लोग ही करते हैं, जैसे लग्जरी कार्स खरीदना, विदेशों में पैसा भेजना, फॉरेन रेमिटेंस भेजना, ओवरसीज टूर करना। ऐसी चीजों पे जब खर्च आप करते हैं ना, तो खर्च करते वक्त ही जो सेलर है, जो ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो आपसे अपने सर्विस का तो पैसा लेता ही है। जैसे कार बेचने वाला कार का पैसा तो लेगा ही, ठीक है, ओवरसीज टूर पैकेज देने वाला ओवरसीज टूर का पैसा तो लेगा ही, प्लस एक्स्ट्रा पैसा भी चार्ज करता है, और उसको कहा जाता है टीसीएस, और वो लेकर के सरकार को जमा कर देता है। बाद में जब आपका ओवरऑल आप इनकम टैक्स जमा करते हैं, तो ये सब हिसाब किताब एडजस्ट कर लिया जाता है। जैसे यू बॉट ए गुड्स ऑफ वर्थ ₹1 लाख, टीसीएस मान लीजिए हुआ 1,000 का, तो आपको देना होगा 1,01,000 रुपए। द सेलर विल सेंड दैट 1,000 रुपीज टू गवर्नमेंट इन योर नेम व्हेन इन द एंड ऑफ द ईयर व्हेन यू पे टैक्स। उस टाइम में आपकी टैक्स लाइबिलिटी आई मान लीजिए 10,000 रुपए, आप दिखाएंगे कि हमने पहले से 1,000 रुपया टीसीएस दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ 9,000 रुपए ही बाद में टैक्स के तौर पे देना है। बोथ टीडीएस एंड टीसीएस आर अप्लाइड एज पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। दोनों एक तरीके के इनकम टैक्स हैं। अब करंट न्यूज ये है कि टीडीएस और टीसीएस में थोड़ा सा लिबरलाइजेशन कर दिया है भारत सरकार ने इस बजट में। तो टीसीएस का क्या किया है, टीसीएस से रिलेटेड, कि मान लीजिए कि अगर आप ओवरसीज रेमिटेंस भेज रहे हैं, विदेश में पैसा भेज रहे हैं एजुकेशन के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए, बच्चे को स्टडी करने के लिए आपने विदेश भेजा हुआ है, वहां पे आप जो पैसा भेजेंगे उसको क्या कहा जाएगा, एजुकेशन रेमिटेंस। किसी का इलाज कराने के लिए आपने विदेश भेजा है और वहां पे आप पैसा भेज रहे हैं यहाँ भारत से, तो उसको कहा जाएगा मेडिकल रेमिटेंस। मेडिकल रेमिटेंस या एजुकेशन रेमिटेंस पे पहले टीसीएस था 5%, उसको घटा करके 2% कर दिया गया है। मतलब अगर आप 1 लाख रुपया भेज रहे हैं अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए विदेश में, तो ओवरऑल आपको देना होता था 1,02,000 रुपए। 1 लाख रुपया बच्चे के पास जाता, 2,000 रुपया आपका टीसीएस के तौर पे सरकार को जमा कर दिया जाता। जब अंत में आप टैक्स भरते, पहले था 5%, तो आपको पहले देना होता 1,05,000 रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए बच्चे के अकाउंट में गया, 5,000 आपके नाम पे टैक्स जमा हो गया। अंत में जब आप टैक्स जमा करेंगे ओवरऑल, तो उसमें 5,000 रुपया ऑफसेट कर दिया जाएगा। अब वो 5% को घटा करके 2% कर दिया गया। सिमिलरली ओवरसीज टूर पैकेजेस पे भी टीसीएस को थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया है। टीडीएस रिलेटेड क्या नियम है, टीडीएस रिलेटेड भी थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दिया गया है कि अब जो एनआरआई प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, बेचते हैं, उसमें अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट पे आपको जो टीडीएस देना होता है, उस टीडीएस से रिलेटेड जो पेपर वर्क है उसको रिड्यूस कर दिया गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताओ क्या बदलाव किया गया है टीसीएस से रिलेटेड या टीडीएस से रिलेटेड, मुझे नहीं लगता है इसमें जाएगा वो। ये सब तो बहुत टैक्स रिलेटेड प्रोविजन है, बहुत
स्पेसिफिक प्रोविजन से, यहाँ नहीं जाएगा, लेकिन आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस। तो इससे रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आर्टिकल 21 से संबंधित जो प्रश्न था इसमें तीसरा स्टेटमेंट गलत है बस। राइट टू डाई हैज बीन फुल्ली एक्सेप्टेड अंडर आर्टिकल 21, ये फुल्ली वर्ड के कारण थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, थोड़ा सा ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अभी भी हमारे देश के अंदर यूथनेसिया में एक्टिव यूथनेसिया अलाउड नहीं है, दैट इज व्हाई दिस फुल्ली वर्ड इज नॉट अप्रोप्रिएट। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पे चारों स्टेटमेंट्स तो करेक्टली मैच्ड हैं, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। मैंने गलती से डी लिखा है, ऑप्शन सी होगा। बेस ईयर फॉर सीपीआई कैलकुलेशन हैज बीन अपडेटेड टू 2024, बट फूड एंड बेवरेजेस का वेटेज घटाया गया है, ना कि बढ़ाया गया है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।